चलिए आज के सेशन में हम आगे के जो गवर्नर जनरल या वायसराय हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। पिछला क्लास में बेटा आपको हम बताए थे, याद होगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में। पिछला क्लास में आपको हम बताए थे, आपको लॉर्ड नॉर्थब्रुक याद है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में बताए थे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इनका पीरियड बताए थे 1872 से लेकर के 1876। पिछला क्लास में आपको हमें क्लियर कर दिए थे। और इनके समय में ही कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। आपको लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में ही आपको कूका आंदोलन हुआ था। ऐसे कूका आंदोलन का पीरियड बताए थे 1840 से लेकर के 72 तक। ऐसे कूका आंदोलन जो हुआ था पंजाब में, इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे राम सिंह कूका। कौन थे? राम सिंह कूका थे, याद रखिएगा। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में क्या क्या हुआ था, ये बात आपको हम बता चुके हैं। अब हम आगे चलें। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के पश्चात भारत के अगला वायसराय, तो अगला वायसराय जो बनते हैं जानेंगे, वो बनते हैं लॉर्ड लीटन। कौन बनते हैं? लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन अलग है, लॉर्ड रिपन अलग है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद भारत का अगला वायसराय लॉर्ड रिपन बनते हैं। लॉर्ड रिपन, इनका पीरियड है 1876 से लेकर के 1880। जान लीजिएगा। आपको रिपन नहीं, लीटन है बेटा, ध्यान देंगे। ये आपका लीटन है, लिखने में गलती हो गई है। लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन का पीरियड है 1876 से 80। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि लॉर्ड लीटन के समय में क्या क्या हुआ। नहीं तो गौर से सुनेंगे, सब समझ में आ जाएगी आपको। लॉर्ड लीटन के शासनकाल में ही आपको कई क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़ी थी। लॉर्ड लीटन के शासनकाल में ही, जैसे मुंबई, मुंबई नाम सुनोगे आप लोग, मद्रास, पंजाब तथा मध्य भारत के क्षेत्र, तथा मध्य भारत में जो आते हैं, मध्य भारत के क्षेत्र में आपको भयंकर अकाल पड़ी थी। आपको 1876 से लेकर के 78 तक में। गौर करेंगे, आपको कहता कि लॉर्ड लीटन के शासनकाल में ही आपको मुंबई, मद्रास, पंजाब और मध्य भारत के क्षेत्रों में, मध्य भारत समझते हैं सब लोग, जो पूरे भारत के लगभग बीचों बीच में है, जैसे मध्य प्रदेश भी आएगा। तो कहा जाता कि लॉर्ड लीटन के शासनकाल में ही आपको कहता है कि इन क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़ी थी। आपको ये अकाल रही थी 1876 से लेकर के 1878 तक में। ठीक है, तो लॉर्ड लीटन के समय में हुआ। इस शासक है, तो इस समस्या से निपटने के लिए इन्होंने भी एक अकाल आयोग की स्थापना की। आपको अकाल आयोग की स्थापना की और उस अकाल आयोग के अध्यक्ष बनाया आपको अस्टैची को, ध्यान देंगे, रिचर्ड अस्टैची। आपको ध्यान देंगे, अकाल आयोग मैंने एक टीम बना दिया और वही टीम इन क्षेत्रों में अकाल से निपटने के लिए वो उपाय करेंगे लोग। तो गौ करेंगे, तो जब ये इन क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़ी तो रिचर्ड अस्टैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई 1878 में। इन समस्याओं से निपटने के लिए, जो अकाल आया था, अकाल से निपटने के लिए लॉर्ड लीटन ने रिचर्ड अस्टैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। कौन आयोग? अकाल आयोग। अकाल आयोग की स्थापना की। और तब रिचर्ड अस्टैची ने कहा कि जिन जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ी है, जिन जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ी हैं, वहां पर आपको अकाल कोष की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक क्षेत्र में अकाल कोष होगा, जिसको फेमिन फंड भी कह सकते हैं। फेमिन मतलब होता है अकाल, जानते होंगे, फंड माने कोष, माने प्रत्येक क्षेत्र में आपको अकाल कोष की स्थापना की जाएगी। अकाल कोष में अकाल से निपटने के लिए राशि भी रहेंगे और अन्य सामग्री भी रहेंगे। नहीं समझे? अकाल से निपटने के लिए जो जो चीज आवश्यकता होगी वो अकाल कोष के पास होगी। तो क्लियर हो गया?
लॉर्ड लिटन के समय में 1876 से लेकर 78 में आपको इन क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़ी थी। तब इस अकाल से निपटने के लिए उन्होंने 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। और तब रिचर्ड स्टैची ने जिन जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ी थी उनमें से प्रत्येक क्षेत्रों में अकाल कोष की स्थापना की। और अकाल कोष में अकाल से निपटने के जितने भी चीज की आवश्यकता होती है वो रहता है। क्लियर, समझ गए होंगे आप। तो इनके समय का एक काम हो गया। दूसरा काम क्या हुआ ये जान जाइए। आपको बता दें इन्हीं के शासनकाल में 1876 में, इन्हीं के शासनकाल में 1876 में आपको शाही उपाधि अधिनियम लाया गया था। 1876 में ध्यान देंगे, इन्हीं के शासनकाल में 1876 में आपको शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम बनाया गया था। इसका मतलब क्या हुआ? शाही कहते हैं राजा को। देंगे इन्हीं के शासनकाल में 1876 में शाही उपाधि अधिनियम आपको बनाया गया और कहा गया कि जो राजा बेहतर काम करेंगे उनको उपाधि दी जाएगी, जो राजा बेहतर कार्य करेंगे उनको उपाधि दी जाएगी। तो कहा जाता है, तो इसी उपाधि अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को, इसी उपाधि अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को आपको कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। क्लियर है? आपको शाही उपाधि अधिनियम, आपको जो नियम बनाया गया आपको किनके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। इस अधिनियम में कहा गया कि जो राजा या जो शासक बेहतर कार्य करेंगे उनको उपाधि दी जाएगी। तो इसी अधिनियम के आलोक में महारानी विक्टोरिया को ध्यान देंगे, महारानी विक्टोरिया को आपको उपाधि दी गई कच का? कैसर ए हिंद का, कैसर ए हिंद। ध्यान देंगे, तो कैसर ए हिंद की उपाधि आपको किस ब्रिटिश शासका को मिली, किस ब्रिटिश रानी को मिला? तो हम कहेंगे महारानी विक्टोरिया को। ऐसे कैसर ए हिंद की उपाधि तो महात्मा गांधी को भी मिला है बेटा आपका 1915 में। तो यहाँ हम क्वेश्चन कुछ और है कि आपको किस ब्रिटिश रानी को आपको कैसर ए हिंद की उपाधि मिली? तो कहेंगे आपको महारानी विक्टोरिया को। किस अधिनियम के तहत? तो 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के तहत। क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है बोलना बेटा आपको? चलिए हम लोग आगे चलें। अब देखिए इनके समय के दो काम समझ गए। इन्हीं के शासन काल में आपको बता दें, इन्हीं के शासन काल में भारतीय शस्त्र अधिनियम, इन्हीं के शासन काल में भारतीय शस्त्र अधिनियम आपको लागू की गई थी। भारतीय शस्त्र अधिनियम लागू की गई थी। अब देखिए भारतीय शस्त्र अधिनियम क्या है। आपको भारतीय शस्त्र अधिनियम जो लागू की गई थी 1878 ईस्वी में, याद रखिएगा। आपको भारतीय शस्त्र अधिनियम, शस्त्र देखिए एक होता है शस्त्र बेटा, एक होता है शास्त्र। दे देंगे तो शास्त्र में आपको धार्मिक पुस्तक भी आ जाएंगे जिससे बेहतर जानकारी मिलती है। और शस्त्र मतलब आ गया हथियार, हथियार बेटा, हथियार समझ गए? शस्त्र के मतलब हो गया हथियार। जैसे आपको एक AK-47 है या जो भी हो, ध्यान देंगे, समझ रहे होंगे आप। ये शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम लागू की गई। कब लागू की गई? 1878 में। वो करेंगे कौन लागू किया? लॉर्ड लिटन लागू किया। कौन लागू किया? लॉर्ड लिटन। या क्या माने स्पष्ट हो गया कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम लागू की गई। अब देखिए ये जो नियम लागू की गई, इस नियम में था क्या? इस अधिनियम के पास होने से या पारित हो जाने से ऐसा प्रावधान बना दिया गया, या ये भी कह सकते हैं कि इस अधिनियम में प्रावधान था कि कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते हैं, बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते हैं। आपको इस अधिनियम में कहा गया, बात को समझ गए? आपको भारतीय शस्त्र अधिनियम में कहा गया
कि कोई भी व्यक्ति बिना शस्त्र के, बिना लाइसेंस के शस्त्र नहीं रख सकते हैं और वो व्यापार भी नहीं कर सकते हैं। ये लागू हुआ भारतीयों के साथ भी और अंग्रेजों के साथ भी। तो ये नियम बना आपको 1878 में, भारतीय शस्त्र अधिनियम। आप समझ गए होंगे, वो करेंगे भारतीय शस्त्र अधिनियम, समझ गए। प्रदुमन पांडे का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देंगे, कमेंट्स में लिखा है वो, महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि कब मिली? तो बेटा पांडे, अभी हम बोल रहे थे, गौर से सुने नहीं आप, महात्मा गांधी को 1915 में मिला। महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि 1915 में मिला। बेटा हम बोलते रहते हैं, गौर से सुने नहीं आप, अगर सुने होते तो आप नहीं पूछते। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पूछना आपका राइट है, लेकिन गौर से सुनो बेटा, ठीक है। तो गौर करेंगे, यहां पर आगे चले हम लोग। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम समझ गए सब लोग, इसमें कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन है बेटा, वो करेंगे। तो इस अधिनियम, ये अधिनियम कब बना? 1878 में। किनके शासन काल में बना? लॉर्ड लिटन के समय, है ना। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते हैं और व्यापार भी नहीं कर सकते हैं, ये आपको किया गया, है ना, ध्यान देंगे। अब देखिए और क्या हुआ, इस सब लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। चौथा पॉइंट लिख रहे हैं हम, और क्या हुआ इन्हीं के शासनकाल में, यानी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर, आपको वर्नाक्यूलर का नाम सुनोगे आप लोग, ये क्या है हम बता रहे हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसको कह सकते हैं भारतीय प्रेस अधिनियम भी कह सकते हैं आपको, भारतीय प्रेस अधिनियम, भारतीय प्रेस अधिनियम डालेंगे। इन्हीं के क्या है, आपको टेंशन लेना नहीं है, कर देंगे। तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही आपको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू की गई। अब आपको देखना है बेटा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है क्या, इसके फैक्ट को समझें, जानेंगे। देखिए इसको कह रहे हैं भारतीय प्रेस अधिनियम। प्रेस का मतलब तो जानते हैं, जहां छपता हो कुछ चीज, आपको पता है। आपको प्रेस के मतलब जहां कुछ, ये कपड़ा प्रेस नहीं, जहां पर कुछ छपता हो, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये प्रेस की बात कर रहे हैं। तो वो करेंगे, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की 1878 में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू की गई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू की गई, ध्यान देंगे। अब इसमें क्या किया गया, देखिए जानते हैं, ये अंग्रेज, ये तो अंग्रेज था लिटन। आपको हम बता दें कि एक क्यों, एक वर्नाक्यूलर प्रेस क्यों लाया, इसको समझिए। आपको पहले बेटा ये जान जाइए, भारत में भारतीय भाषा में भी समाचार पत्र छपते थे। भारतीय भाषा समझते हैं, जैसे हिंदी हो गया, बंगला हो गया, ये सब आपको पहले जान देंगे। आपको भारतीय भाषाओं में भी समाचार पत्र छपते थे, कोई दिक्कत, लेकिन आधा देंगे बहुत सारे समाचार पत्र ऐसे थे जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। राष्ट्रवादी का मतलब कुछ समाचार पत्र ऐसे थे जो अंग्रेजों के खिलाफ बात छापते थे। खिलाफ इसलिए क्योंकि अंग्रेज बहुत अत्याचार करता था, तो कुछ पत्र जो थे आपको अंग्रेजों के खिलाफ, कुछ जो समाचार पत्र जो भारतीय भाषा में छपती थी, उसमें अंग्रेजों के खिलाफ बातें लिखी जाती थी। अंग्रेजों के खिलाफ जानेंगे काम करने के लिए उकसाया जाता था, जानेंगे माने इस प्रकार से उकसाया जाता था ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो जाए, नहीं समझे, बात समझिए, जानेंगे। तो ऐसे समाचार पत्र को राष्ट्रवादी समाचार पत्र कहा जाता है, जानेंगे, राष्ट्रवादी समाचार पत्र। गौ करेंगे, सबको पता है। तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र पढ़ने से आपको लोगों में एकजुटता पैदा करने की क्षमता हो जाती है, और उसमें अंग्रेजों के खिलाफ बातें लिखी जाती थी, जानेंगे। जैसे उसमें लिख दे कि अगर अंग्रेज के अत्याचार इसी तरह से सहते रह गए, तो भारतीय समाचार पत्र में भारतीयों द्वारा लिखा गया कि यदि अंग्रेजों के अत्याचार इसी तरह से सहते रह गए तो एक दिन अंग्रेज काट देगा सबको, जानेंगे। एकजुट होने की आवश्यकता है, जानेंगे। तो तब क्या आपके मन में कुछ होगा, जरूर होगा, ध्यान देंगे। तो आपके मन में राष्ट्रवादी भावना का विकास होगा। तो ऐसे समाचार पत्र
ऐसा समाचार पत्र जिसको पढ़ने से राष्ट्रवादी भावना का विकास हो। राष्ट्रवादी भावना का मतलब हुआ, अगर आप में राष्ट्रवादी भावना का विकास हो जाएगा तो आप देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे, दिल से, इन्हें के ऊपर ऊपर जानेंगे। आपको जब आपके मन में राष्ट्रवादी भावना का विकास हो जाएगा तो आप देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे आप। तो जिस समाचार पत्र को पढ़ने से आपके मन में राष्ट्रवादी भावना का विकास हो, वैसे समाचार पत्र को राष्ट्रवादी समाचार पत्र कहा जाता है। तो राष्ट्रवादी, राष्ट्र का मतलब देश, राष्ट्रवादी समाचार पत्र भारतीय भाषा में छापे जाते थे, जिसको लोग, भारतीय लोग आसानी से उस भाषा को पढ़ लेते थे, कोई दिक्कत। और अंग्रेज ध्यान देंगे, अंग्रेज को इससे तकलीफ हो रहा था। क्यों तकलीफ हो रहा था? जो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छपती थी, यानी हिंदी और बांग्ला में छपती थी, तो इसके लिए अंग्रेजों को काफी तकलीफ होता था। क्यों? क्योंकि हिंदी या बांग्ला आपको भारतीय लोग आसानी से पढ़ लेते थे कि उसमें क्या लिखा हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ, जानेंगे, वो आसानी से पढ़ लेते थे, वो करेंगे, और उसको पढ़ करके लोग आसानी से एकजुट हो जाते थे, जानेंगे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि नहीं, भारतीय भाषा में समाचार पत्र छपाना ही बंद कर दो, अंग्रेजी में छपाओ, क्योंकि सब लोग अंग्रेजी ना पढ़ सके। बात समझिएगा। तब ध्यान देंगे, तब लॉर्ड लिटन ने आपको 1878 ईस्वी में, तब लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। और इस एक्ट के तहत, एक्ट माने अधिनियम, इस एक्ट के अधिनियम आपको भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छपने पर रोक लगा दिया। माने ये अधिनियम बन जाने के पश्चात भारतीय भाषा में समाचार पत्र नहीं छपेंगे, वो समाचार पत्र छपेगा तो अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजों की भाषा थी अंग्रेजी, जानेंगे। अब अंग्रेजी सभी भारतीयों को आता नहीं था, तो समाचार पत्र सही से पढ़ नहीं पाएंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ क्या बात लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समझ गए होंगे कि इस एक्ट या इस अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छपने पर रोक लगा दी गई और टोटल समाचार पत्र अंग्रेजी में छपने लगी। आपको पता होगा उस समय का समाचार पत्र था सोम प्रकाश का नाम सुनोगे, सोम प्रकाश, जिसके संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। जानेंगे, आपका सोम प्रकाश एक समाचार पत्र थी बेटा, पत्रिका भी कह सकते हैं, सोम प्रकाश, जिसके संपादक थे सोम प्रकाश। दिख रहा है सबको? जानेंगे, सोम प्रकाश। चलिए आगे हम इसको मिटाते हैं। हाँ, चलिए ध्यान देंगे, आपको अभी एक पत्रिका का नाम लिए, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश के संपादक जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बता देंगे, सोम प्रकाश के संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बात को समझिएगा, विद्यासागर थे। ये भी एक राष्ट्रवादी पत्रिका थी, इसमें भी अंग्रेजों के खिलाफ आपको बहुत सारी बातें लिखी जाती थी। ये मुख्य रूप से बांग्ला में छपती थी, राष्ट्रवादी। आपको उसी समय बांग्ला में छपती थी। अमृत बाजार पत्रिका नाम सुनोगे, क्वेश्चन सब पूछा गया, याद रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका एक छपती थी, अमृत बाजार पत्रिका, जिसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। ये भी बेटा बांग्ला में छपती थी। ये भी किस भाषा में? बांग्ला। तो बांग्ला ये भारतीय भाषा है, ध्यान देंगे। ये भी बांग्ला में, ध्यान देंगे। ये भी राष्ट्रवादी समाचार पत्रिका थी। और उस समय एक पत्रिका छपती थी पायोनियर, पायोनियर, ध्यान देंगे, जो कि अंग्रेजी में भी भारतीय पत्रिका थी। ये छपती थी आपको अंग्रेजी में, हालांकि कुछ अंग्रेजों के समर्थन भी तो इसका था। पायोनियर पत्रिका जो कि छपता था अंग्रेजी में, क्लियर है। तो उस समय भारत में ये निम्न पत्रिका कार्य कर रही थी, निम्न समाचार पत्र काम कर रहे थे। आपको जानना है ये सब भारतीय, ये दोनों तो भारतीय भाषा में लिखा हुआ है, जानेंगे। जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ तो उसमें तो क्या कहा गया था कि भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र नहीं छपेंगे,
यानी ई बंद हो गया। इसका मतलब ये बांग्ला भाषा में लिखी जाती थी। इसका मतलब है कि इसको सोम प्रकाश को छपने पर रोक लग गई। तो बहुत सारे राष्ट्रवादी समाचार पत्र था जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारी बातें छापे जाते थे। अब भारतीय लोग पढ़कर जानेंगे, भारतीय लोग जब इसको पढ़ते थे तो उनके मन में राष्ट्रवादी भावना का विकास होता था। बात को समझ गए? तो बेटा ये बता दें, तब जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब लागू हुआ तो ये सब पत्रिका को बंद कर दिया गया। तो जानते हैं जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ तो उसमें तो कहा गया था कि अंग्रेजी में छपेंगे। तो इसका समर्थन पायोनियर पत्रिका वाले लोगों ने किया। पायोनियर पत्रिका वाले लोगों ने कहा कि नहीं, ये सही हुआ क्योंकि ये समाचार पत्र ज्यादा बिकेंगे क्योंकि अंग्रेजी में छपती थी। तो पायोनियर पत्रिका वाले लोगों ने आपको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया, लेकिन ये दोनों ने विरोध किया क्योंकि ये बांग्ला में छपती थी। तो जानते हैं राताराती आपको अमृत बाजार पत्रिका क्या कर ली कि राताराती अपना भाषा चेंज कर लिया। जो बांग्ला में छपती थी उसको अंग्रेजी में छापने लगा। है भारतीय समाचार पत्र। बात को समझ गए? तो क्वेश्चन एक यहाँ 3-4 क्वेश्चन बनता है बेटा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू की गई? तो आप कहेंगे 1878 में। क्या कोटेंशन? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू की गई? तो 1878 में। किसके समय में लागू हुआ? तो लॉर्ड लीटन के समय में। किनके समय में? लॉर्ड लीटन। वो करेंगे, आपको कहेगा कि आपको सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव किस राष्ट्रवादी समाचार पत्रिका पर पड़ा? तो आप कहेंगे सोम प्रकाश पर। क्वेश्चन कहेगा कि कौन सा भारतीय समाचार पत्र राताराती अपना भाषा चेंज कर लिया? तो आप कहेंगे अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आप कहेंगे शिशिर कुमार घोष। फिर कहेगा सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? तो आप कहेंगे ईश्वर चंद विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद विद्यासागर। क्या कोटेंशन है बेटा आपको? कोटेंशन नहीं, सब क्रीम क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। और इसको हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए, तो इन्हीं के समय में आपको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ। ऐसे लॉर्ड लिटन के बारे में कहें तो एक कवि भी थे, एक उपन्यासकार भी थे, एक लेखक थे भी, एक निबंधकार भी थे। माने इनमें कई तरह का गुण था। वो करेंगे, एक कवि भी थे, आपको साहित्य भी लिखते थे, आपको निबंध भी लिखते थे, और एक उपन्यासकार भी थे। ऐसे साहित्य की दुनिया में लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरेडिथ भी कहा जाता है। जानेंगे, साहित्य की दुनिया में लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरेडिथ, अलग हटके व्यक्ति इसका अर्थ होता है। ओवेन मेरेडिथ या मेरेडिथ, ओवेन मेरेडिथ भी कहा जाता है। तो गौ करेंगे, आपको साहित्य की दुनिया में जानेंगे, ऐसे कृष्णनंदन था बेटा, वो करेंगे पायोनियर का शुरू में बने थे। वो करेंगे ओवेन, हाँ, पायोनियर के जो संपादक प्रारंभ में थे वो कृष्णनंदन थे। कौन पूछ रहा है? हाँ, पूनम कुमारी जानेंगे। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा, गौर करेंगे यहाँ पर। तो भारतीय, हाँ, साहित्य की दुनिया में ओवेन मेरेडिथ, साहित्य की दुनिया में ओवेन मेरेडिथ के नाम से लॉर्ड लिटन जाने जाते हैं। वो करेंगे ओवेन मेरेडिथ, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, सब क्रीम क्वेश्चन है। वो करेंगे ओवेन मेरेडिथ के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आप कहेंगे लॉर्ड लिटन। क्लियर है? चलिए, बहुत खूब। आपको और बताएं, आपको इनके समय में और क्या हुआ, गौर से सुनिएगा। इन्हीं के शासनकाल में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, इन्हीं के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा समझ में करते हैं आप लोग, यूपीएससी। हाँ, आपको सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपको पहले आयु था 21 वर्ष। पहले आयु कितना था? 21 वर्ष। तो ये इन्हीं के शासनकाल में उस आयु को 21 वर्ष से घटाकर आपको कर दिया गया 19 वर्ष। 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष? 19 वर्ष। तो क्वेश्चन ये पूछेगा बेटा आपका कि किस वायसराय के शासनकाल में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही
ये आपको सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। तो आई होप, हम आशा करते हैं बेटा कि आप समझ गए होंगे ये सब, इसमें कोई टेंशन नहीं है वो। चलिए, तो लॉर्ड लिटन की बात कहें, जिनका पीरियड था 1880 से 84, सॉरी आपको 76 से 80, 1876 से 80। अब चले हम लोग आगे बढ़े, आपको क्लियर कर दें, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आपको लॉर्ड लिटन के पश्चात, लॉर्ड लिटन के पश्चात आपको भारत का अगला वायसराय लॉर्ड रिपन बनते हैं। लॉर्ड रिपन, वहां था लिटन, यहां लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड लिटन के पश्चात भारत का अगला वायसराय कौन बनते हैं? लॉर्ड रिपन, जिनका पीरियड है 1880 से 84, जिनका पीरियड है, ध्यान देंगे, 1880 से 1884 ईस्वी। चलिए, उनका था 76 से 80, आइए 80 से 84 याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन। अब आपको क्लियर करना चाह रहे हैं वो कि इनके समय में क्या क्या हुआ, क्लियर है। ऐसे लॉर्ड रिपन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने, हाँ, आपको जितने भी वायसराय भारत में रहे, जितने भी भारत में वायसराय रहे हैं, बता देंगे, जितने भी भारत में वायसराय रहे हैं, उनमें सबसे लोकप्रिय वायसराय अगर कोई था तो वो था लॉर्ड रिपन, जो भारतीयों के हित में कई कार्य किए। याद रखिएगा, आपको भारत में तो कई वायसराय बने, कई गवर्नर जनरल बने, लेकिन सभी गवर्नर जनरल वायसरायों में सबसे लोकप्रिय, पॉपुलर अगर कोई वायसराय था तो वो था लॉर्ड रिपन। कौन रिपन? लॉर्ड रिपन था। जानेंगे, ये भारत के हित में कई काम किए हैं, वो हम बोलने जा रहे हैं आपको हम, इसलिए भारतीय लोग इनको सज्जन रिपन भी कहते थे। आपको भारतीय लोग इनको क्या, अरे बेटा कौन है? प्रदीप कुमार, जानेंगे, प्रदीप कुमार का कहना है, सुनो बेटा प्रदीप, गौर से नहीं सुनता बेटा तुम, कौन सी हो? इंडिया नाम है से, जानेंगे। आपको देखिए, प्रदीप कुमार का कमेंट्स है, आप समझो बेटा प्रदीप, हम बोल चुके हैं हम, लेकिन तुम समझा नहीं, या हो सकता कि अंग्रेजी में लिख दिया तो तुम समझा नहीं, हिंदी तो हम बताए किया आपको। आपको प्रदीप, सोनू ध्यान दो, प्रदीप का कहना कि सर इंडियन आर्म्स एक्ट किया है। अरे बेटा सोनू, आपको इसी को हिंदी में कहते हैं भारतीय शस्त्र अधिनियम। आपको हम बोल चुके हैं कि भारतीय शस्त्र अधिनियम आपको लागू हुई लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में। इस नियम में कहा गया बेटा कि जो व्यक्ति हाँ, कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के आप हथियार नहीं रख सकते हैं। आर्म्स मतलब शस्त्र, अधिनियम, हथियार, जानेंगे। इंडियन आर्म्स एक्ट को ही हिंदी में भारतीय शस्त्र अधिनियम कहा जाता है। तो इसी में कहा गया था बेटा कि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, गौर से नहीं सुनते बेटा, या तो आपको टेंशन हुआ होगा, ये तो हम बोले ही थे, अंग्रेजी में लिखा हुआ था, इसके चलते टेंशन हुआ, समझ गए। तो लॉर्ड रिपन की बात कर रहे थे बेटा, तो लॉर्ड रिपन 1880 से 84 तक रहे। हम क्या बोल रहे थे कि आपको भारत में जितने भी वायसराय रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय आपको वायसराय आपको लॉर्ड रिपन थे, क्योंकि भारतीयों के हित में एक कई कार्य किए, इसलिए भारतीय लोग इनको प्यार से सज्जन रिपन, कौन रिपन? आपको सज्जन रिपन या जेंटल रिपन के नाम से पुकारते थे। सज्जन रिपन किसको कहा गया? सज्जन रिपन कहा गया लॉर्ड रिपन को। आपको इतना तक की बता दें, 1909 में आपको कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर आप जानते हो, लाहौर पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर, वही रावी जिसका प्राचीन नाम पुरुषनी है। जानेंगे, गौर करेंगे, 1909 ईस्वी में, गौर से समझेंगे बेटा सब लोग, 1909 ईस्वी में
कांग्रेस का अधिवेशन यानी कांग्रेस की जो बैठक होती थी सालों साल, वो अधिवेशन लाहौर में हुई और जिसकी अध्यक्षता किए थे मदन मोहन मालवीय। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय। इसी अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि आपको सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई वायसराय है तो वो लॉर्ड रिपन है। तो लॉर्ड रिपन के बारे में इसी अधिवेशन में कहा गया था कि भारत का सबसे ज्यादा लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन है। तो ये कौन कहा था? मदन मोहन मालवीय। कौन कहा था? जानेंगे, मदन मोहन मालवीय। आप नाम सुनोगे बेटा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुने आप लोग? आप नाम सुने हो, जानेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने आपको लॉर्ड रिपन के कार्यों को देखते हुए कहा, इनका नाम दे दिया भारत का उदारक यानी भारत का उदार करने वाला, कल्याण करने वाला। जानेंगे आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि लॉर्ड रिपन भारतीयों के हित में कई काम किए, इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको आपको भारत का उदारक की संज्ञा दी। भारत का उदारक माने भारत का उद्धार करने वाला या कल्याण करने वाला, भारत का उदारक। तो गौर करेंगे भारतीय इतिहास में भारत का उद्धारक किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे लॉर्ड रिपन को। किसने कहा? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा। कोई दिक्कत? किसको कहा? तो लॉर्ड रिपन को कहा। क्लियर है? क्यों कहा? क्योंकि भारत को उदार करने में, कल्याण करने में इनकी बेजोड़ भूमिका है या भूमिका थी। ठीक है, चलिए गौर करेंगे। अब आगे हम लोग बढ़े। लॉर्ड रिपन के बारे में आपको और क्लियर कर दें। इन्होंने एक किताब लिखी थी, एक युग का कर्तव्य। याद रखिएगा, एक युग का कर्तव्य। एक किताब का नाम है जानेंगे द ड्यूटी ऑफ एज। एक युग का कर्तव्य, एक किताब का नाम है। अंग्रेजी में कह सकते हैं द ड्यूटी ऑफ एज। तो द ड्यूटी ऑफ एज को हिंदी में कहते हैं एक युग का कर्तव्य। जानेंगे तो एक युग का कर्तव्य नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने की। कौन की? लॉर्ड रिपन। क्या कोई टेंशन है? क्या कोई टेंशन नहीं। कोई भी दिक्कत हो बेटा बोलना है, वो ये समझो ऑफलाइन क्लास चल रहा हो, ये ध्यान देंगे, इसमें कोई लफा नहीं है, कोई खौफ नहीं ऑनलाइन का। तो ध्यान देंगे, तो एक युग का कर्तव्य यानी द ड्यूटी ऑफ एज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो लॉर्ड रिपन ने की। नहीं, चलिए लॉर्ड रिपन के बारे में और भी बात बताएं आपको हम कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही भारत में आपको सबसे पहले नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। आपको हम बता चुके हैं, 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना, नियमित समझते हो ना सब लोग, कल भी हम चर्चा किए हैं। आपको सबसे पहले भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कल के सेशन में हम बताए थे, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन वो नियमित नहीं थी। नियमित मतलब नियमित जनगणना तो समझ में करते हैं, जो लोगों को आदमी को गिना जाता है, जो करेंगे। नियमित जनगणना का मतलब होता है कि एक निश्चित समयांतराल पर आपको बार बार जनगणना का काम होना। जैसे आज हमारे यहाँ जनगणना प्रत्येक 10 साल पर होता है बेटा, तो यानी प्रत्येक 10 साल पर, यही हुआ नियमित। जो प्रत्येक 10 साल पर हो रहा है, यही आपका नियमित जनगणना है। तो दो तरह की बातें हो गई। अगर भारत में जनगणना की शुरुआत किसने की? तो आप कहेंगे लॉर्ड मेयो, लेकिन वो नियमित नहीं थी, वो प्रायोगिक जनगणना थी। प्रयोग करके देखा था कि ये जनगणना कराने से बेनिफिट है कि नहीं। लेकिन भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत आपको कौन किया? लॉर्ड रिपन किया। कब किया? 1881। तब से लेकर के आज तक 10 वर्ष के अंतराल पर हमारे यहाँ जनगणना का कार्य संपन्न हो रही है। क्लियर है? तो गौ करेंगे तो ये भी क्लियर है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। वो आपको बता दें, एक भी काम इनका हो गया कि नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय में हुई?
तो आप कहेंगे लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किनके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन। क्या कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं। अरे बेटा सुभाष कुमार डाल देंगे, लिखाएंगे बेटा, तो इस पर लेट होगा। हम चाहेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इसको हकीकत बात बता दें कि इसका हम नोट्स बनवा रहे हैं बेटा। आपको जो मेन चीज है, आपको जब आपको यहाँ एडमिशन हो रहेगा दे देंगे, तो आपको हम मेन चीज दे देंगे। आपको हम नहीं, जो पढ़ा रहे हैं वो उसका नोट्स आपको दे देंगे, क्योंकि पीडीएफ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन अपना क्लियर नहीं हुआ बेटा आपका। हम लगाए हुए हैं, लेकिन एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन बनाने वाले आपको बहुत सा को चीट भी किए हैं, सक्सेस नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मेरा जो देर हो लेकिन दुरुस्त हो, जो भी एप्लीकेशन बने वो दुरुस्त बने, इसके चलते थोड़ा टाइम भी ले रहा हो, ठीक है। उससे सोचना नहीं है, आपको हम दे देंगे। चलिए गौ करेंगे। यहां देखिए, तो हाँ, और क्या हुआ, 1881 ईस्वी में ही आपको प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया। दे देंगे आपको 1881 ईस्वी में ही लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम, माने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया। इसी को बोल सकते हैं कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लागू की गई। कारखाना अधिनियम में कारखाना तो समझ करते हैं आपको, जहां माल का उत्पादन होता है। तो कारखाना अधिनियम में प्रावधान किया गया कि कारखाना में महिला कितना देर काम करेगी, बच्चा कितना देर काम, नहीं आपको महिला और पुरुष कितना देर काम करेंगे, कौन दिन को छुट्टी होगी, ये सारा प्रावधान बनाया गया कारखाना के लिए। बात को समझ गए? जो करेंगे, जिसमें कहा गया कि महिला 12 घंटा काम न कर करके 8 घंटा काम करेंगी। तो कारखाना अधिनियम, कारखाना से जुड़ी हुआ नियम सबसे पहली बार अगर कोई बनाया तो कौन बनाया? लॉर्ड रिपन। कब बनाया? 1881 में पहली बार। तो प्रथम कारखाना अधिनियम आपको किसके समय में लागू हुई? लॉर्ड रिपन। या किसके समय में बनी? तो लॉर्ड रिपन। तो इसमें कौन सी बातें कही गई होंगी, पता चल गया? चलिए, बहुत अच्छा। तो प्रथम कारखाना अधिनियम भी इन्हीं के समय में लागू की गई। नहीं, आपको बता दें, इन्हीं के समय में आपको पता है, इन्हीं के समय में आपको पता होगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने लगाया? लीटन ने लगाया। लसे लगाया देंगे, लेकिन रिपन ने हटाया। बात को समझिएगा, जो लीटन ने लगाया उसको रिपन ने हटाया। अब कैसे दे देंगे? आपको पता है बेटा कि लॉर्ड लीटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है, पता है ना आपको? इस एक्ट के तहत आपको भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छपने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं। तो लीटन ने लगाया था, लेकिन उसी को, यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में हटा दिया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया, याद रखिएगा। तो लीटन ने लगाया, रिपन ने हटाया, ठीक है। आपको 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया और लगाया गया था 1878 में लीटन। यहां समझिएगा, इन्हें खाली वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट देखिए, लीटन मार दीजिए। क्या कह रहा क्वेश्चन, उसको गौर से समझना है बेटा आपको। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया, यानी लगाया किसने? लीटन। लसे लगाया 1878 में, लेकिन उसको हटाया किसने? आपको रिपन। कब हटाया? 1882। इसका मतलब है कि लॉर्ड रिपन ने जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटा दिया, इसका मतलब है कि भारतीय भाषा में समाचार पत्र छपेंगे, और छपना शुरू हो गया। तो देखिए, भारत के हित में काम किया कि नहीं? कारखाना अधिनियम में भी महिला पुरुष पर ख्याल रखा गया। तो इन्होंने जनगणना करवाया। जनगणना कराना भी एक नेक काम है। आपको जनगणना के आधार पर ही भारत का विकास संभव है। तो इन्होंने अपने शासनकाल में जितना कार्य किए वो नेक काम किए। जो वो किया उसका उल्टा किया, वो माने लीटन। अब देखिए क्या किया, आपको बता दें, आपको लॉर्ड लीटन ने जो सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 किया था, उसको ये पुनः 19 से 21 कर दिया।
देंगे जो सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की आयु लिटन ने 21 वर्ष से घटाकर 19 किया था, उस आयु को ये 19 से 21 कर दिया, 19 से 21 कर दिया। कौन कर दिया आपको? कौन कर दिया? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने कर दिया। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ये आप जानते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इतना ही नहीं, अब देखिए नेक्स्ट आपको क्लियर कर दें बेटा, यहां समझेंगे। और क्या किया आपको हम क्लियर कर दें। इन्हीं के शासन काल में आप गौर से समझेंगे तो इन्होंने जो जो काम किया भारत के हित में काम किया, इसलिए इनको भारतीय लोग प्यार से सज्जन रिपन कहकर पुकारते थे। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारत का उदारक भी कहा। और मदन मोहन मालवीय ने तो इतना तक कह दिया, इनको तो सभी वायसरायों में सबसे लोकप्रिय वायसराय अगर कोई है तो कौन है? लॉर्ड रिपन। ये मदन मोहन मालवीय ने कहीं, कहां कहीं, लाहौर में, कब कहीं 1909 में। आपको किस अधिवेशन में की? कहीं तो कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, चलिए गौर करेंगे। अब आपको जान देंगे लॉर्ड रिपन के शासनकाल में और क्या हुआ, बात को समझेंगे। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में और क्या हुआ बेटा, गौर से सुनिएगा। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इलवर्ट विधेयक, अब यहां पे पढ़ेंगे तो बहुत सा बेहोश हो जाएगा वो, देंगे इलवर्ट विधेयक। इलवर्ट विधेयक लागू की गई थी 1884 में, देंगे, क्योंकि रिपन का पीरियड है बेटा 1880 से लेकर के 84, 1880 से 84। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही 1884 ईस्वी में इलवर्ट विधेयक, कौन विधेयक? इलवर्ट विधेयक लाई गई थी। अब इस विधेयक में कानून बना, ध्यान देंगे तो इलवर्ट विधेयक में क्या प्रावधान था? ये नियम बना, कब बना? 1884 में। कौन, किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल में। इसमें प्रावधान था बेटा कि अगर कोई अंग्रेज, आपको बता दें, ये तो सबको पता कि यहां भी कोर्ट की स्थापना हो गई थी उच्च न्यायालय का 1862 में, जो कि पिछला सेशन में बताए थे कि तीनों प्रेसिडेंसियों में, तीनों प्रेसिडेंसी मतलब कौन कौन? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसियों में आपको एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में की गई थी। देखेंगे सबसे पहले तो तीनों प्रेसिडेंसियों में उच्च न्यायालय थी, और उच्च न्यायालय में कौन बैठते हैं? न्यायाधीश बैठते हैं, जज बैठते हैं, वकील बैठते हैं। और उसमें जज जो होते थे भारतीय भी होते थे और अंग्रेज भी होते थे। तो भारत में जो उच्च न्यायालय थी, उसके जो उच्च न्यायालय थी उसमें न्यायाधीश ज्यादातर भारतीय होते थे। तो आपको पहले प्रावधान था कि अगर कोई अंग्रेज गलत कर दिया, पहले प्रावधान था बेटा कि यदि कोई अंग्रेज अपराध कर दिया या कोई गलत काम किया और उस पर केस हुआ तो उसकी सुनवाई भारतीय न्यायाधीश नहीं करते थे। उस केस को भारतीय न्यायाधीश नहीं देखते थे, अंग्रेज न्यायाधीश देखता था और उसको बचा लेता था। अगर गलत भी करता था तो बचा लेता था, यानी जातीयता करता था। माने अंग्रेज जाति है यहाँ पर, अंग्रेज की मदद करता था। क्या बोल रहे हैं, गौर से सुनिएगा। कौन पूछ रहा है? सोनू पटेल है। देंगे बेटा सोनू तुम रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हो तुम। वो पूछ रहा है कि वायसराय का मतलब क्या होता है। अब तुम बताओ प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है, जानते हो तुम क्या? अरे बेटा प्रधानमंत्री तो एक पद है बेटा, पद का नाम है। उसी तरह से वायसराय एक पद का नाम है बेटा। देंगे गवर्नर जनरल एक पद का नाम है। इस पद पर अंग्रेज लोग बैठते थे, अब बैठ कर करके शासन करते थे। क्लियर है? और ये पूछ सकता था तुम कि गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है, तब हम बता सकते हैं आपको। ध्यान देंगे कि आपको हम कई बार बोल भी चुके हैं कि गवर्नर जनरल और वायसराय को नियुक्त करते थे इंग्लैंड के सम्राट राजा। और तो ध्यान देंगे गवर्नर जनरल डायरेक्ट इंग्लैंड के सम्राट से बात नहीं कर सकते थे, लेकिन वायसराय जो होते थे इंग्लैंड के सम्राट से डायरेक्ट बात कर सकते थे। तो ये वायसराय एक पद का नाम है बेटा, सोनू पटेल। ध्यान देंगे, आ जाइए, हाँ ध्यान देंगे। हाँ तो बेटा इलवर्ट विधेयक को समझो। देंगे इलवर्ट विधेयक समझो बेटा, क्या है जो पहले क्या बोले कि पहले भारत में यदि कोई अंग्रेज गलत काम कर देता था या कोई अपराध कर दिया
तो उस पर भी केस होती थी, लेकिन उस केस की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश नहीं करते थे, अंग्रेजी न्यायाधीश करते थे। न्यायाधीश यानी जज वो करेंगे, तो और अंग्रेज को बचा लेता था। तो लॉर्ड रिपन को लगा कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। लॉर्ड रिपन सही व्यक्ति था अंग्रेज, लेकिन ये सही राह पर चलने वाला था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको यूरोप का कोई भी व्यक्ति, यूरोप में ही इंग्लैंड है, यूरोप में कई देश है, आपको ये भी कह सकते हैं कि यदि यूरोप का कोई भी व्यक्ति या अंग्रेज आपको भारत में रहकर गलत काम करता है और उस पर केस होता है, तो उसकी सुनवाई भारतीय न्यायाधीश भी कर सकते हैं। इसके लिए नियम बना दिया, वो नियम का नाम है इल्बर्ट विधेयक। इल्बर्ट विधेयक के तहत, इल्बर्ट विधेयक कब लाया गया? 1884 में। कौन लाया? लॉर्ड रिपन। इस विधेयक के आने के पश्चात इसमें कहा गया कि अब अगर यूरोप का कोई लोग या इंग्लैंड का कोई लोग अगर गलत काम करता है तो उसकी सुनवाई आपको भारतीय न्यायाधीश भी करेंगे। इसके चलते अंग्रेज लोग काफी गुस्सा में आ गया। इसके चलते अंग्रेज लोग काफी गुस्सा में आ गया और एक विद्रोह कर दिया रिपन के खिलाफ। अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि रिपन सही काम करना चाहता था। जानेंगे तो रिपन के खिलाफ कई अंग्रेजों ने आवाज उठा दी और विद्रोह कर दिया। ऐसे अंग्रेज को श्वेत भी कहा जाता है बेटा, क्योंकि अंग्रेज लोग को देखते हैं गोरा लगता हो, उसको श्वेत कहा जाता है, या उसको दीकू भी कहा जाता है। दीकू जानेंगे, फिरंगी भी कहा जाता है। जानेंगे अंग्रेज को कई नाम से जानते हैं। तो अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह का नाम था श्वेत विद्रोह, मैंने अंग्रेजों का विद्रोह, श्वेत कहते हैं अंग्रेज को। जानेंगे तो श्वेत विद्रोह यही 1884 ईस्वी में किनके शासनकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड रिपन। किनके शासनकाल में? आपको लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रारंभ हुई। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के समय में कौन कौन से कार्य हुए? हाँ, इतना ही नहीं, आपको एक चीज बता दे बेटा कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई। स्थानीय स्वशासन क्या है? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही 1881-82 में आपको बता देंगे। आपको ऐसे 81 में है, कोई बुक में 82 भी देता है। आपको बता देंगे 1881 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई। अब स्थानीय स्वशासन है क्या? अरे बेटा, स्थानीय स्वशासन के तहत ही जो आज हम लोग के देश में जो पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें स्थानीय लोग शासन करते हैं। आपको अरे बेटा, पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया होता है। क्या मुखिया स्थानीय होता है कि नहीं? क्या तो आपके यहाँ मुखिया बनता है? आपको विलायत है इंग्लैंड में, जान जाते हो। जो करेंगे आपको स्थानीय स्वशासन में शासन कौन करेंगे? स्थानीय लोग। जैसे मुखिया, जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई बेटा, वो स्थानीय स्वशासन के तहत आता है। वैसी व्यवस्था जिसमें स्थानीय लोग शासन करते हैं। और स्थानीय लोग का शासन करने से बेनिफिट क्या है? शासन करने वाले जो शासक होते हैं वो जनता की समस्या को दूर करते हैं। तो जो स्थानीय लोग हैं जनता की समस्या को काफी करीब से देख रहे हैं। तो ये स्थानीय स्वशासन तो है बहुत अच्छी चीज, लेकिन इसको लोग सही ढंग से आपको यूज नहीं कर रहा, वो सही ढंग से इस पर कार्य नहीं कर रहा। वो जानेंगे आपको स्थानीय स्वशासन की नींव, आपको स्थानीय स्वशासन के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था है, आपको ये लागू करने के लिए महात्मा गांधी ने भी कहा था, यदि भारत में रामराज स्थापित करना हो। रामराज का मतलब कि सभी लोग, अगर सभी लोग को सही ढंग से जीने देना हो तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करो। ये गांधी जी का भी स्वप्न था, ध्यान देंगे। तो इसलिए ध्यान देंगे, और सही में पंचायती राज व्यवस्था सही ढंग से काम करना शुरू कर दे तो निश्चित है कि कल्याण होगा। लेकिन सब तो लुटेरा बैठा हुआ बेटा, जान नहीं। और हर एक व्यक्ति हर एक जगह गलत हो गया, ध्यान देंगे। और कुछ अच्छे व्यक्ति को गलत भी कर रहा है लोग। तो स्थानीय स्वशासन की नींव सबसे पहले किसने डाली? लॉर्ड रिपन ने डाली। स्थानीय स्वशासन की नींव किसने डाली? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, ये रहा लॉर्ड रिपन की बात। किन की बात? लॉर्ड रिपन है। चलिए बेटा, हम यहीं पर छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।